प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम रोशन है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र श्री अमृत राय जी की लिखी एक लोकप्रिय कहानी जिसका शीर्षक है अंधी लालटेन। तो आइए शुरू करते हैं कहानी का पाठ। गली के नुक्कड़ पर मैं सर झुकाए कमर दोहरी किए खड़ी हूँ। धूप कैसी, रोशनी की भी यहाँ कम ही गुजर है। हर शाम एक आदमी छोटी सी एक सीढ़ी लेकर आता है और दिया बत्ती कर जाता है ताकि लोग अपना रास्ता देख सकें। रास्ता तो मैं सोचती हूँ लोग अपने पैरों के अभ्यास से देखते हैं। इतनी रोशनी मेरे अंदर कहाँ। हाँ, मैं इन अंधी आंखों की हल्की सी रोशनी से जरूर अपनी गली को थोड़ा बहुत देख लेती हूँ। इतना ही मेरे लिए बहुत है। सुना है यह गली पहले कच्ची थी, अब तो यहाँ से वहाँ तक छोटे बड़े पत्थर जड़े हैं। आगे जाकर यह गली बंद हो जाती है। दर्जनों कुत्ते भूख रहे हैं। साइकिल पर सवार एक आदमी तेजी से उनके बीच से निकल जाना चाहता है। 2-3 कुत्ते उसके पैरों पर लपटते हैं। वह घबराकर गिर पड़ता है और झपटकर एक पत्थर उठा लेता है। उसके पैर कांप रहे हैं। कुत्ते और भी जोरों से भूखने लगते हैं। लड़कों का एक गोल जो अभी चोर सिपाही खेल रहा था, अपना खेल बंद करके इस नए तमाशे का मजा ले रहा है। मिस्र जी के यहाँ सीतापुर से या रामपुर से एक कोई बड़े कथा बाँचने वाले आए हैं। हर रोज 12-1 बजे तक रामायण की कथा होती है। भीड़ जमा होने लगी है। तखत तो आधी गली को घेरे यूं ही बाहर पड़ा रहता है। उस पर एक मैली सी चौंदनी बिछा दी गई है। हारमोनियम लाकर रख दिया गया है। 2-1 बेले के हार भी दिखाई पड़ रहे हैं। गैस का एक हंडा भी आ गया है। गली जगमग हो जाती है जैसे दिन निकल आया हो। पता नहीं अभी और कितने दिन यह कथा होगी। अक्सर गली के कुत्ते भी हारमोनियम के सुर से सुर मिलाकर तब डंडे से उसकी पूजा की जाती है। एक आदमी मोटा सा एक डंडा लेकर पहरा देता है। अच्छा है, ये कुत्ते इसी के काबिल हैं। जब देखो तब आकर मुझे गंदा करते रहते हैं। एक रोज काट भी खाया बेचारे चंदू को। चंदू की माँ मर गई है। बाप ने 15 दिन बाद दूसरी शादी कर ली। चंदू का हाल भी अब इन्हीं कुत्तों जैसा है। चाहे जिसके दरवाजे पड़ा रहता है, जो कुछ जहाँ मिल जाए खा लेता है। कहीं से एक फटी पुरानी पोथी उसके हाथ लग गई है। दिन को चंदू शायद काम की खोज में निकलता है या कौन जाने भीख मांगता हो दूसरे मोहल्ले में जाकर, और रात हर दूसरे तीसरे अपनी पोथी लेकर आ जाता है और मुझसे सटकर बैठ जाता है। 4-6 गाय भैंसें भी बैठी रहती है मटमैली रोशनी के घेरे में। मुझे तो यह भी एक रामायणी मंडली लगती है देखने में। एक रोज चंदू ऐसे ही बैठा था कि उसका बाप आया। छोटे छोटे बाल, लाल लाल आंखें, पूरा कसाई दिखता था। शराब पी रखी थी। आते ही उसने चंदू को इतनी जोर का एक रहपट लगाया कि बेचारे ने खून फेंक दिया और शेर की तरह गरजते हुए कहा, क्यों बे साले, हरामी के पिल्ले, तुझे अपने घर में जगह नहीं मिलती जो यहाँ मरने आता है। मेरी नाक कटा कर रख दी दुनिया में। घर चल, फिर देख मैं कैसी तेरी बोटी बोटी। चंदू शायद जानता था कि यह बात ही बात नहीं है। भाग निकला। बाप उसके पीछे दौड़ा। कुत्ते बाप के पीछे दौड़े। एक ने उसकी धोती पकड़ ली। बाप राम मुंह के बल गिरे। धोती चिंथ गई सो अलग। फिर चंदू महीनों नहीं दिखाई दिया। चंदू की नई माँ बहुत जवान है और बहुत खूबसूरत है। अपने आदमी से कुछ नहीं तो 25 बरस छोटी होगी। कितनी ही बार मैंने दोनों को साथ साथ जाते देखा है। मस्त हथिनी की तरह चली जा रही थी। क्या समझती है वह इस बुढ़े ठेले चंदू के बाप को। अकड़कर चलने से ही क्या सब कुछ हो जाता है। चंदू का बाप शराबी है सही, पर क्या उससे बुढ़ा आदमी जवान हो जाएगा। झूठ मूठ धौंस जमाता है उसके ऊपर। एक दिन बड़ा गुस्से में बिफरा चला जा रहा था। पता नहीं कहाँ से लौट रहे थे दोनों। देखी होगी कोई ऐसी वैसी बात। कहने लगा, देख चंपिया, तू मुझे जानती नहीं अभी, मैं तेरी मूड़ी काट लूँगा। चंपिया ऐंठ कर बोली, जवान संभाल कर बात कर, बड़ा आया मूड़ी काटने वाला। सेंत मेंत की मूड़ी है ना जो तू काट लेगा। चंदू का बाप तिलमिला गया। दांत पीस कर बोला, गुस्सा मत दिला चंपिया, टांग पकड़कर चीर दूंगा। चंपिया बड़े जोर से हंसी। ऐसी हंसी मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
फिर चंपिया का चेहरा भी डायन चुड़ैल जैसा हो गया। धोती ऊपर जांघ तक खींचती हुई चिल्ला कर बोली, ले चीर टांग, चीर, अपने बाप का जना है तो। चंदू के बाप का चेहरा फक हो गया। उस एक घड़ी में कितने ही रंग उसके चेहरे पर आए और गए। हिम्मत नहीं पड़ी कुछ भी करने की। कैसे पड़ती? बड़ी खतरनाक औरत है, एक से एक मुस्टंडों से आसनाई है इसकी। दो को तो मैंने देखा भी है इसी चंपिया के साथ। बड़े कड़ियल जवान थे दोनों। सील पर भांग की तरह घोट कर पी जाए इस चंदुआ के बाप को। चंपिया इस बार और भी जोर से हंसी। बस इतने ही गुर्दे पर टांग चीरने चला था ना मर्द। चंदू के बाप ने दाहिना हाथ घुमाकर एक जोर का लब पर चंपिया को मारा। चंपिया गिरने गिरने को हुई, मगर संभल गई और जंगली बिल्ली की तरह कूदकर उसने अपने आदमी का मुंह बकोट लिया। और इसके पहले कि वह संभल सके, चंपिया के दांत उसके बाएं कंधे के गोश्त में पड़ चुके थे। उसकी सारी तेजी, सारा गुस्सा हवा हो गया। शरीर ढीला पड़ गया, दांतों की पकड़ कसती गई, छुड़ाना भी मुश्किल था। चंपा उसकी पीठ की तरफ थी। आखिर चंपा की ही जीत हुई। अब वह आगे आगे चल रही थी। चंदू का बाप पीछे पीछे पूंछ दबाए चल रहा था। चंपा की त्योरियां अब भी चढ़ी थी। फुफकारती हुई बोली, आज तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया, ऐसी मजाल तेरी, खाल न खिंचवा लूं तो कहना। क्या कहता चंदू का बाप? कौर दबी थी, नेम धर्म की बातें करने लगा। बोला, चंपिया यही धर्म है तेरा? तेरे पीछे मैंने चंदुआ को गंवाया। चंपा तुनक कर बोली, मैंने कब कहा था कि तुम उसे घर से निकाल दो? तू ही तो परी रहती थी उसकी जान को। तुम्हारी आंखें फूट गई थी। फिर वह आगे बढ़ गए और मैं कुछ सुन नहीं सकी। घर जाकर दोनों में जरूर फिर जोर का झगड़ा हुआ होगा। भैया की बातें, चंपिया अकेली काफ़ी है उसके लिए। सरऊ बात ही करते रह जाएंगे। चंपिया सचमुच एक रोज हंसिया से उसकी मूड़ी काट लेगी। चंदू पता नहीं कहाँ मर बिला गया। महीनों पर महीने बीतते गए। सकीना की माँ मर गई। राय बहादुर हीरालाल का तोता मर गया। शंभू के घर में कोई मरी बिल्ली डाल आया। कामता के घर में चोर घुसे और जल्दी में अपनी थैली ही भूल गए, जिसमें कहीं और का चुराया हुआ 900 रुपया था। राम संजीवन की बेटी किसी दूध वाले के साथ भाग गई। 90 साल के अफीमची नन्हे मियाँ को एक सांप ने काट खाया और वहीं लौट गया। कुत्तों को भगाने के पीछे हेड क्लर्क मथुरा बाबू का छाता टूट गया। बेचारे हाय हाय करते घर पहुंचे और 3 महीने बिस्तर से नहीं उठ सके। सब हुआ। मैंने देखा, मैंने सुना। और 30 दिन 12 महीना जाड़ा गर्मी बरसात इसी तरह खड़ी रही। हाँ, मेरी गर्दन अलबत्ता बुढ़ापे से थोड़ी झुक गई है और ऐसा लगता है जैसे ऊपर से नीचे तक मोर्चा लग गया हो। एक दिन की बात है, रात के कोई 11 बजे होंगे। कई दिन से झड़ी लगी हुई थी। उस वक्त भी रिमझिम पानी गिर रहा था। मैंने चंदू को अपने पास से जाते देखा। चंदू ने मेरी तरफ ताका तक नहीं, जैसे कभी भी जान पहचान न हो अपने साथी से बात करता चला जा रहा था। उसको पहचानने में थोड़ा समय मुझे लगा और जब पहचाना तो मेरी हैरानी का अंत न रहा। वह राय बहादुर हीरालाल का बेटा सुनील था। सुनील और चंदू का क्या साथ। राय बहादुर हीरालाल की ऊंची हवेली इस गली की शान है। उन्हीं के नाम से यह गली जानी जाती है। बहुत अमीर आदमी है। सरकार उनको बहुत मानती है। हर रोज एक एक अंग्रेज बड़ा हाकिम फिटन पर चढ़कर उनके यहाँ खाना खाने आता है। डाली पहुँचाने में भी राय बहादुर साहब कभी चूक नहीं करते। अंग्रेज बड़ा दिलदार आदमी होता है। जिसको अपना बना लेता है। जिले में कहीं कोई ठेका हो, किसी चीज़ का ठेका हो, सबसे पहला हक उस पर राय बहादुर हीरालाल का है। वह छोड़ दें तभी दूसरे को मिल सकता है। तभी तो इतनी लक्ष्मी है घर में। उनका बेटा है सुनील। उसका और चंदू का क्या साथ, जिसके खाने का भी ठिकाना नहीं। पर लगता है दोनों में बड़ी दोस्ती है। बहुत घुल घुल कर बातें करते चले जा रहे थे दोनों। फिर तो कितनी ही बार मैंने दोनों को साथ देखा। अपने घर में तो चंदू रहता नहीं, फिर यहाँ क्या करने आता है। लगता है कहीं किसी हीले से लग गया है। शरीर भी अब वैसा चिमिड़खी जैसा नहीं है। कुछ अपने बाप का बेटा हो चला है। एक दिन मैंने उसके हाथ में एक काली काली सी चमकती हुई चीज देखी। पिस्तौल होगी। अपने बाप को मारना चाहता है क्या? मगर बाप को मारकर क्या करेगा?
वह तो यूं ही दोनों एक दूसरे के लेखे मर चुके। कौन जाने किसी से आसनाई हो। आशिकी मासूकी का मामला टेढ़ा होता है। गली में आजकल बड़ी हलचल है। न दिन देखे न रात बड़ा शोर मचता है। आसपास की गलियों से जाने कहाँ कहाँ से लोग बटुर आते हैं। औरत भी मर्द भी झंडा लेकर निकल पड़ते हैं सब। 200-200, 400-400 बड़े जोर से चिल्लाते हैं सब। गला भी नहीं फटता। हर तीसरे चौथे एक दिन बड़े जोर की होली जली। मैं समझी आग लग गई है कहीं। ऐसी ऊंची लपट उठ रही थी। पीछे पता चला वह भी सुराजी लोगों का बखेड़ा था। विलायती कपड़ा सबके घर से निकालकर आग लगा दी। राय बहादुर साहब की लड़कियों ने भी अपने कपड़े दे दिए। उनको ऐसा नहीं करना था, कम से कम बाप का ख्याल करके। गोरों से उनकी ऐसी दांत काटी रोटी है। बिगड़ जाएंगे तो फिर कहाँ से बरसेगा ये हुन। मैं तो देखती हूँ सब पगला गए हैं। अच्छा मंत्र फूका है इन सुराजियों ने। चंदू भी शायद सुराजी है। वह तो यूं ही नंगा है। लेकिन सुनील, वही हुआ जिसके लिए मैं डर रही थी। राय बहादुर साहब ने सुनील को घर से निकाल दिया। पता नहीं बेचारा अब कहाँ जाएगा। पर यह तो पहले ही सोचना था। रुपए में 3 अठन्नी भंजाता है उसका बाप। बड़ी नक घिसाई करके यह सब माया जोड़ी है। किसी का सगा नहीं है वो, बेटे का न बाप का। वो तो बस अपने रुपए का सगा है। उस दिन की बात है, और दिनों से भी ज़्यादा शोर मच रहा था, कहीं ज़्यादा। कान पड़ी आवाज़ नहीं सुनाई देती थी। लगता है शहर भर के लोग यहीं जमा हो गए थे। जोर शोर से नारे लग रहे थे। घोड़ों की टापें बज रही थी। उस शोर में भी एक सन्नाटा सा था जो मुझे अपने कानों में बजता सुनाई पड़ रहा था। 2 लोग उस भीड़ से अलग मुझसे सटे खड़े थे और जल्दी जल्दी बोल रहे थे। चंदू ने कहा, मैं तो 2-1 को ढेर किए बिना न छोड़ूंगा। सुनील ने समझाया, नहीं ऐसा मत करना। बेमतलब 100-50 लोगों को भुनवा दोगे। तुम्हारी एक पिटपिटिया से क्या होगा। देखते नहीं यहाँ से वहाँ तक बंदूकें ही बंदूकें चमक रही है। किरचे भी लगा रखी है हत्यारों ने। आज कुछ न कुछ होकर रहेगा। चंदू ने कहा, तू भी कैसी बातें करता है सुनील। ऐसे वक्त में यह सब नहीं सोचा जाता। शोर और पास आता जा रहा था, जैसे बादल गरगरा रहे हों। हवा बंद हो गई थी। मेरा दम घुटा जा रहा था, इसलिए और भी कि अभी दिन था और अपनी अंधी आंखें भी मुझे नहीं मिली थी। दोनों फौजें शायद अब आमने सामने डट गई थी। एक न एक दीवार को फटना जरूर था। चंदू बोला, चलो हम भी चलें। और जाते जाते कीक सी मारकर बोला, सुनील सुनील, वह देखो कमली भी आई है। सुनील ने अचकचाते हुए कहा, कमली? कहाँ कहाँ? चंदू ने कहा, वो तो रही सामने। तुझे कुछ नहीं दिखाई देता? नीली नीली साड़ी पहने। बाप रे बाप, राय बहादुर हीरालाल का तो दम ही निकल जाएगा। लगता है भाई के घर से निकाले जाने पर वह और भी अदबदा कर सुराजियों का साथ देने लगी। नहीं पूछो, तुम लड़की जात अपने घर में बैठो। तुम्हारा इस आंधी तूफान में क्या काम। चंदू ने भागते भागते कहा, कमली को कुछ हुआ तो भगवान कसम मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा सुनील। 2 ही 4 मिनट बीते होंगे कि तरतर गोलियां चलने लगी और न जाने कितनी देर तक चलती रही। अगले दिन जमीन लाशों से पटी पड़ी थी। गली में और आसपास सभी तरफ रोना पीटना मचा था। घर वाले मुर्दों के उस ढेर में आड़ी तिरछी पड़ी लाशों को बचाते हुए अपने सगे संबंधियों को ढूंढते फिर रहे थे। चील कौवे यहाँ वहाँ पंगत लगाए बैठे थे। कुत्ते अलग अपनी ताक झांक में लगे थे। मरने वालों में सुनील भी था। राय बहादुर हीरालाल घर से निकलकर ही नहीं आए। सुनील की अम्मा छाती पीट पीट कर रो रही थी। कमली बेहोश पड़ी थी। चंदू की सुना पुलिस ने पहले खूब गहरे में पिटाई की और फिर लाड़ी में डालकर जेल पहुंचा दिया। अब तो गली में सब तरफ सन्नाटा है, अंधेरा है। मुझे भी तो काट कर गिरा दिया गया है, लेकिन मैं खुश हूँ। मेरा चोली भी किसी काम आया। जलूस वलूस सब बंद है आजकल। गोलियों की सनसनाहट अभी हवा में बाकी है। लोग अपने दाल भात में जी जान से लगे हैं। कमली का दिमाग खराब हो गया है। लगता है कुंजी कहीं ढीली पड़ गई। झूठ मूठ चौंकती रहती है दिन भर। कभी सोते से उठकर बैठ जाती है और जाने क्या हबुआने लगती है। एक दिन तो गरीब दास के कुएं की ओर भागी जा रही थी। वह तो कहो देख लिया लोगों ने, जाप बैठा हुआ है ग्रह शांति के लिए। 1000 लोगों का ब्राह्मण भोज भी होगा ऐसा सुना है।
राम करे बेचारी अच्छी हो जाए, नहीं जिंदगी कैसे कटेगी। कभी कभी कोई हवाई जहाज घरघराता हुआ निकल जाता है तो बच्चे बूढ़े जवान सब बड़ी देर तक उसे देखते रहते हैं और फिर कई कई रोज गली में उसकी चर्चा होती रहती है। कोई कहता है जापानी आने वाले हैं, आवेगा, अब कोई आवेगा, अभी तो भुखमरी आई हुई है। किसी के घर में दोनों जून चूल्हा नहीं जलता, सबको तो देखती हूँ आते जाते। कमर झुक गई है, आंखें गड्ढों में धंस गई है, हड्डी हड्डी निकल आई है, बच्चे बूढ़े हो गए हैं, न खेलते हैं न हंसते हैं, दिन भर सिगरेट बीड़ी के टुर्रे बिना करते हैं। रामकली ने अपने तीनों बच्चों को जहर देकर फांसी लगा ली। राय बहादुर हीरालाल मिलिट्री सप्लाई का काम करते हैं, लेकिन एक आढ़त भी तो है उनकी, उसमें पता नहीं क्या बेचते होंगे, बंद पड़ी होगी। तभी एक दिन दो नौजवान होंगे कोई आपस में बातें करते चले जा रहे थे। उन्हें क्या पता कि ऐसे वक्त में खंभों के भी कान होते हैं, संभल कर बात करनी चाहिए। एक ने दूसरे से कहा, राय बहादुर हीरालाल की खत्तियां देखी है तुमने? छत तक अटम लगा है बोरियों का, तिल रखने को जगह नहीं। रकाबगंज, निनावा, शहराराबाद, जैतपुरा, जाने कहाँ कहाँ पहाड़ लगा है अनाज का, पहाड़। दूसरे पर कोई असर नहीं पड़ा, बोला, सब गोरों की उड़ाई हुई बातें हैं, उन्होंने भर रखे हैं अपने मिलिट्री के गोदाम। पहले ने कहा, छोड़ भी, कौन तेरे मुंह लगे, मैं अपनी आंखों देख आया हूँ। दूसरे ने कहा, देख आया है तो रपट क्यों नहीं कर देता? पहले ने कहा, रपट तो मैं अभी कर दूं और चलकर पकड़वा भी दूं, मगर कोई सुनने वाला भी तो हो, सब तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, मेरे तेरे मरने जीने की। दूसरे ने बात काटते हुए कहा, तो फिर बैठ चुप मारकर, क्यों झूठ मूठ अपना और दूसरों का खून जलाता है? खतियां मैंने नहीं देखी, हवेलियां देखी हैं, नई नई, जो राय बहादुर साहब एक पर एक खरीदते जा रहे हैं। मैं क्या जानूं, मैं तो बस एक लालटेन हूँ, अंधी लालटेन, खरी रहती हूँ, रोशनी भी अब कहाँ है मेरे अंदर। लेकिन हाँ, अपनी इन फूटी आंखों भी मैंने सोई रात ठेलों पर बोरियां ढोलते देखी है। जाती होगी जहाँ जाती होगी। जो हो, लक्ष्मी जी की बड़ी कृपा है राय बहादुर साहब पर, जिस चीज को हाथ लगाते हैं सोना बन जाती है। सुनील और कमली की करनी से साहब लोग काफी उखड़ गए थे उनसे। 2-1 महीने न कोई मुजरा हुआ, न किसी साहब मेम की शक्ल दिखाई दी। मगर फिर क्या कहना राय बहादुर साहब का, बात क्या करते हैं, मिस्री घोलते हैं। उन्होंने फिर सब कुछ पहले जैसा जमा लिया। इसी तरह 3-4 बरस निकल गए। किसी ने जेल की हवा खाई, किसी के हाथ पैर टूटे, किसी ने पैर की छाल खाकर अपने प्राण बचाए, किसी ने अपना शरीर बेचा। राय बहादुर हीरालाल अपना वही जादू का पैर हिलाते और रुपया बटोरते रहे और आज 3/4 शहर के मालिक हैं। फिर एक दिन बड़े जोड़ का जश्न मनाया गया। शहर में जगह जगह प्रभात फेरी हुई, छोटे बड़े बहुत जुलूस निकले। जिधर देखो तिरंगे झंडे की बहार। कहीं फाटक बन रहे हैं, कहीं बंदनवार सजाए जा रहे हैं, कहीं हवन कुंड बन रहा है, कहीं वेद पाठ हो रहा है, कहीं सभा मंच बन रहा है। लोगों के चेहरे जगमगा रहे हैं, सब तरफ एक बिजली सी दौड़ रही है। और तो और इसी हल्ले में मेरा भी कायाकल्प हो गया। नीचे से ऊपर तक मेरे शरीर में सिंदूर का लाल चटक रंग पोत दिया गया। मेरी भी नई जिंदगी शुरू हुई। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, सांस भीतर समा नहीं रही है, आंखें तैर रही है। आज के इस दिन में मेरा भी थोड़ा सा हाथ है। सबके भीतर एक फुरहुरी सी दौड़ रही है, लेकिन पुरानी बातें मैं भूलूं तो कैसे भूलूं। यहाँ से 4 कदम पर सुनील उस दिन गोली खाकर मर गया, लेकिन राय बहादुर हीरालाल घर से बाहर नहीं निकले और न शायद एक आंसू उनकी आंख से निकला। आज वही राय बहादुर साहब आज़ादी के जश्न में सबसे आगे थे। महीन खादी की झक सफ़ेद धोती, वैसा ही महीन कुर्ता और गांधी टोपी, सबसे आगे आगे दौड़ रहे थे। जहां जरूरत हो वहां भी। तीनों मोटरें उनकी अलग दौड़ते दौड़ते बेदम हुई जा रही थी। मैंने सुना है कि शहर भर में सैकड़ों फाटक बनाए जा रहे थे, एक से एक दामी, एक से एक सुंदर। एक फाटक चांदी के बर्तनों को मुझसे जरा हटकर तैयार किया जा रहा था। राय बहादुर हीरालाल की गली का सिंहद्वार, 25-30 आदमी सवेरे से उसमें लगे थे। उन्हीं लोगों के मुंह से मैंने यह भी सुना कि रात को राय बहादुर साहब की हवेली पर 1100 लोगों का भोज होने जा रहा था। आते जाते लोग उनको सराह रहे थे, शेर का कलेजा है, कैसा पानी की तरह रुपया बहा रहा है, और कौन माई का लाल करेगा।
खजाना खोल दिया है, करो जितना खर्च करना हो। पैसे की परवाह मत करो, काम ऐसा होना चाहिए कि शहर वाले देखते रह जाएं। यह दिन बार बार थोड़े ही आता है। लक्ष्मी जी आदमी देखकर जाती है जिसके यहाँ जाती है। अरे तो क्यों न करे भाई, इसी आज़ादी के पीछे तो उसने अपना हीरे सा बेटा गंवाया। बेटी पागल हुई सो अलग। मैं हैरान हूँ लोगों को कुछ याद क्यों नहीं रहता। अपने इन्हीं कानों से मैंने राय बहादुर साहब के लिए भद्दी से भद्दी गालियाँ सुनी हैं। आज उन्हीं की तारीफ करते लोग नहीं अघाते। फिर पता नहीं कितने दिन बीत गए या कितनी सदियां बीत गई, मेरे लेखे सब बराबर है। सुना है आज फिर कोई बड़ी सभा है, 10वीं की 15वीं सालगिरह। मैंने पूछा काहे की, तो वह मेरा ही मुंह ताकने लगे। कोई कहाँ तक याद भी रखे, रोज ही तो भोपू चिंघाड़ता रहता है। मैं इसी उधेर बुन में थी कि तभी चंदू मेरे पास आकर खड़ा हो गया। देखने लगा सब कुछ जो हो रहा था उसकी तरफ किसी ने नहीं देखा। तब वह मुझसे सटकर खड़ा हो गया। मैं उसकी बुढ़िया संगीन जो ठहरी। देखती हो? देखती हूँ। क्या देखती हो? देखती हूँ कि लोग तुमको नहीं देखते। तुम्हें तो होगी याद अगली बातों की। याद क्या होती है चंदू, जो किसी को न रहे वही याद है। मैं तो चिढ़ा रही थी तुम्हें, मेरे पास यादों के सिवा और है भी क्या। यहीं पास में सुनील के गोली लगी थी। हाँ, और यहीं थोड़ा आगे गोरों ने कमली को। कोई दाग धब्बा नहीं ठहरता, मिट्टी सबको खा जाती है। मैं कौन हूँ? मैं लालटेन हूँ। नहीं नहीं, मैं कौन हूँ? तू एक चिथरा है। चिथरा बड़े काम की चीज़ है। फिर लोग उसे फेंक क्यों देते हैं? इसलिए कि घर में चिथरा रखना दलिद्दर की निशानी है। झंडा भी तो एक चिथरा ही है। कैसी बात करता है तू? झंडा कभी चिथरा नहीं होता, उसे बार बार फेंक कर बार बार उठा लिया जाता है। आज का दिन भी कैसा है, मैं धूप में खड़ा हूँ पर मेरी छाया नहीं पड़ रही है कहीं। पागल हुआ है? देखता नहीं सूरज तेरे सर पर चमक रहा है। चंदू को मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहुत अच्छा लड़का है। बड़ा मज़ा आ रहा था उसको चिढ़ाने में। मैं कहना चाहती थी कि इसमें बुरा मानने की वैसी कोई बात नहीं है। देश को जब सिपाहियों की ज़रूरत थी तब तुम्हारी पूछ थी। आज तो इस रंगीन त्योहार की कामयाबी के लिए कुछ दूसरे ही लोगों की ज़रूरत है, जो भांडों की तरह नकलें उतार सकें, तरह तरह की आवाज़ें गले से निकाल सकते हैं। जो अच्छे बहरूपिये हैं, अच्छे बाजीगर हैं, उन्हीं से तो उत्सव जमेगा। रूखे फीके सिपाही लेकर हम क्या करेंगे? यही कुछ मैं चंदू से कहना चाहती थी, मगर पगला उससे पहले ही चला गया। तो मैंने कहा, लाओ मैं भी ऊँघ लूँ थोड़ी देर। जागी तब तक फाटक क्वाटक झंडियाँ वंडियाँ पूरी हो चुकी थी। बड़ी बड़ी मोटरें सन सन दौड़ रही थी। मैदान तेजी से भर रहा था। भोंपू गला फाड़कर गाए जा रहा था। जाने कहाँ कहाँ के खोमचे वाले, तमाशे वाले आकर मैदान के बाहरी घेरे में जम गए थे। बिजली के 1000 लट्टू जल रहे थे। रात को दिन बनाने का सामान हो रहा था। सभा का वक्त हो गया था। अब बस किन्हीं बड़े नेताजी का इंतजार था। मेरे पास से आते जाते लोग उन्हीं का नाम ले रहे थे। राय बहादुर हीरालाल बिजली की फुर्ती से अपने इंतजाम की नोक पलक ठीक करने में लगे थे। पसीने के मारे बुरा हाल था। आखिरकार नेताजी जहाज जैसी लंबी गाड़ी में आए और सब तरफ सन्नाटा छा गया। सांस रोक कर लोग बैठ गए। मैंने भी कान लगाए, लेकिन तभी एक अजीब सी खलबली मुझे एक तरफ के लोगों में दिखाई दी। कुछ लोग खड़े हो गए थे, कुछ उचक्कर न जाने क्या देखने की कोशिश कर रहे थे, कुछ इधर उधर भागने लगे। सांप बिच्छू कुछ निकल आया क्या कहीं से। नज़र जो घुमाती हूँ तो कमली, वही पागल छोकरी राय बहादुर साहब की, लगभग नंगी, बदहवास, चिकट बाल बिखरे, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ती हुई, छाती पीटती, जाने क्या क्या उटपटांग बकती झकती भागी चली आ रही थी। और उसके पीछे पकड़ो पकड़ो का शोर मचाती हुई एक फौज राय बहादुर के नौकरों की। उस गुल्ब गपाड़े में कुछ सुनाई पड़ा, कुछ नहीं सुनाई पड़ा। और फिर जाने कैसी मेरी नज़र आप से आप उचटकर राय बहादुर साहब की तरफ चली गई, जो उस वक्त मंच पर खड़े उन बड़े नेताजी से बातें कर रहे थे और बेतहाशा मुस्कुराए जा रहे थे। कमली का यह कापालिक रूप और उसके पीछे अपने नौकरों की बारात देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया, जो शायद किसी और ने नहीं देखा, मगर मेरी तो आंखें गड़ी थी उन पर। और मैंने देखा कि उस 1 मिनट में कितने रंग उनके चेहरे पर आए और गए। फिर वह उसी तरह मुस्कुराते हुए एक ओर सरक गए जहां पुलिस का कोई बड़ा अफसर था।
पता नहीं राय बहादुर साहब ने चुपके चुपके उसके कान में क्या कहा। जरा देर बाद मैंने देखा कि पुलिस का एक जत्था कमली को पकड़े लिए जा रहा है और वह उसी तरह हाथ पैर पटकती हुई मैं भारत माता हूँ, भारत माता की जय की रट लगाए है। जरा आगे जाने पर वह एक जगह ठिठक कर खड़ी हो गई और बहुत डरावने ढंग से ठठाकर हंसती हुई बोली, सुहागरात, मेरी सुहागरात, कमली की सुहागरात, और अजीब ढंग से आंखें नचाने लगी। पुलिस वाले कुछ भी न समझे, बंदरों की तरह खी 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 हंसते रहे। पगली की बातें। हंसते हंसते कब उसकी आंखों से आंसू नन्ही सी कुप्पी के तेल की तरह बूंद बूंद करके टपकने लगे, किसी ने देखा न समझा। तभी बादलों के गरजने की तरह तालियां गड़गड़ा उठी। मैंने नज़र उठाई तो देखा कि चंपाकली नेताजी के गले में बड़ा सा फूलों का हार डाल रही थी। चंपा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। चंपा यहाँ कैसे आ गई? चंपा का यहाँ पर क्या काम? गुंडों की रानी? पुलिस वाले भी जिसके नाम से थर्राते हैं? भठियारिन, कलारिन, जुआ खिलाना जिसका काम, जिसने पहले चंदू को घर से निकलवाया और फिर एक रात अपने आदमी की बोटी बोटी काट कर चील कौओं को खिला दी और कोई चू तक न कर सका। मेरा सर उड़ा जा रहा था। दूध बिलोने से मक्खन के बदले यह कीट कैसे ऊपर आ गई? एकाएक मुझे बड़ी थकान महसूस हुई। लगा जैसे मेरे भीतर अब कोई जान, कोई रोशनी नहीं बची और मैं इसी दम गिरकर ढेर हो जाऊंगी। लेकिन मैं गिरी नहीं, ऊँघती सी खड़ी रही। मंच की तरफ से आती हुई उखड़ी उखड़ी सी आवाज़ें मेरे कानों में पड़ती रही, जैसे बहुत सी मधुमक्खियाँ एक साथ भनभना रही हो। इसी तरह ऊँघते जागते पता नहीं कब मेरी आंख लग गई और मैंने एक सपना देखा। सपना क्या था? बाइस्कोप था, जैसा शुभराती गली के बच्चों को दिखाता फिरता है। गोले में आंख लगा लो और देखे जाओ तस्वीरें एक के बाद एक। एक बहुत डरावना, काला, उदास, मटीला सूरज जिसके गिर्द मकड़ी का जाला है, भाएं भाएं करती हुई ऊसर बंजर बूढ़ी धरती जिसका कहीं और छोर नहीं है, वैसे ही जैसे भेड़ बकरियों की उस लंबी लंबी कतार का जो सर झुकाए रेंगती चली जा रही है। बीच सड़क एक गाय बैठी है, एक कौवा उसके घाव पर बैठा चोंच मार रहा है, एक सूखा कुआं जिसके तले में एक बूंद पानी नहीं है, आसमान से बात करता हुआ बबूल का एक मोटा तनावर पेड़ जिसमें एक पत्ती नहीं है, किसी राक्षस के कंकाल जैसा। कोढ़ के जख्म जैसे ढेरों बुझे हुए कोयले यहाँ से वहाँ तक। एक औरत सीना ताने बाजार में बैठी है, शायद यही नंगी धोबन है, सैकड़ों साल में भी वह बुढ़ी नहीं हुई है। उसके आसपास बहुत से लोग मंडरा रहे हैं, उसके मुंह से लार टपक रही है। बेहद खूबसूरत एक कश्मीरी सेब जिसमें कीड़े पड़ गए हैं। बहुत से लोग खड़े हैं जिनमें किसी को मैं नहीं पहचानती और एक सान रखने वाला दढ़ियल आदमी उनके पुराने चाकुओं पर सान रख रहा है। हिजरों की एक टोली जो खूब भाव बता बता कर नाच रही है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ढेरों कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।